नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। जरा सोचिए, एक देश जो एक समय दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक था, इस वक्त वो लिस्ट से 5वें नंबर पर है, और वो भी एक चावल के आगे घुटने टेक गया। सोचकर सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है कि एक चावल के आगे इतना बड़ा देश आखिर कैसे बैकफुट पे आ गया। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। वजह क्या है, जानेंगे आज के इस शो में। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जुड़े हैं। वरुण जी, बात हो रही है यहां पर एक ऐसे देश की जिसने चावल के आगे घुटने टेक दिए। क्या है ये पूरी खबर, इनसाइड स्टोरी? जी, देखिए, बहुत सारे हमारे दर्शक इस बारे में जानते होंगे। हम बात जापान की कर रहे हैं। जापान की सरकार गिरने की नौबत आ गई चावल की वजह से। जापान में चावल को लेकर इस वक्त बहुत गहमा गहमी है। वो तमाम चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से जापान परेशान है, चावल को लेकर वहाँ इतना संकट की स्थिति क्यों है और कैसे वहाँ सरकार गिरने की नौबत आ गई ही है चावल की वजह से, वो सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल। ऋतिक, जब हम शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा इसे शुरू से शुरू करें। हुआ क्या कि जापान एक उस तरीके का देश है जिसके बारे में ये माना जाता है कि वहाँ लोग बहुत मेहनती होते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें ये बताया गया कि एक बार भारत से एक शख्स वहाँ पहुँचे, जापान पहुँचे, और वो जापान की ट्रेन में बैठे थे और उन्होंने किसी चीज़ के लिए कहा कि लगता है जापान में ये चीज़ नहीं मिलती जी। ये बात वहाँ किसी बच्चे ने सुनी और वो बच्चा दौड़ के कहीं गया, या शख्स था, मैं बहुत रिमेंबर उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ कहानी को। तो वो दौड़ के गया, उस चीज़ को लेके आया और उसने वो चीज़ भारतीय शख्स को दी और कहा कि प्लीज़ अपने देश में जाके किसी से मत कहिएगा कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं मिलती है, हमारे यहाँ ये चीज़ मिलती है। बिल्कुल। तो जापान की जो जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है एक मेहनती लोगों का देश, हमारे सामने आता है एक टेक्नोलॉजी में उन्नत लोगों का देश, हमारे सामने वो तस्वीर आती है। मैं उन दिनों एक बहुत बड़े मीडिया संस्थान के लिए मैं काम कर रहा था और जापान में सुनामी की स्थिति बनी। मैं वो कवरेज मैं कर रहा था डेस्क पे बैठ के, और हमें पता चला जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ वहाँ के कुछ लोग जापान में फंस गए थे जी। मेरे को वो इनपुट मिला और उस इनपुट के आधार पे मैंने वहाँ पे लोगों से बातचीत की, उन लोगों से, और उनको उस टीवी चैनल पे हमने लाइव कराया। जो मेरे शहर के लोग फंसे हुए थे उन्होंने अपनी व्यथा बताई और उसके बाद उनको वहाँ पे मदद मिल सकी जी। अब यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब वो स्टोरी हम कर रहे थे तब हमें ये पता चला कि जापान में लोग इतने ज़्यादा कहें अनुशासित हैं। सुनामी जैसी स्थिति थी, हालात बेहद खराब थे, उसके बाद भी उन्होंने लाइनें नहीं तोड़ी। जब वो मेट्रो में बैठे, जब वो रेलगाड़ियों में बैठे, तब वो लाइनों में लगकर रेलगाड़ियों में बैठे, यानी पैनिक नहीं हुए। पैनिक नहीं हुए। उस तरीके का अनुशासित देश है। बहुत बड़ी त्रासदी उसने झेली, नागासाकी हिरोशिमा की जो त्रासदी है, परमाणु बम की जो त्रासदी है, वो जापान ने झेली। अब जब हम जापान की बातें करते हैं और इतनी जो मैंने तस्वीर आपको अब ये पूरी दिखाई है, उसके बाद जो खबर हमारे सामने है वो खबर थोड़ा हैरान करती है कि एक ऐसा देश जिसकी लेगेसी ये रही हो, एक ऐसा देश जिसने विपत्तियों में घुटने न टेके हों, हिरोशिमा नागासाकी के बाद ब्रिक बाय ब्रिक खुद को खड़ा किया हो, तैयार किया हो, एक ऐसा देश चावल के सामने घुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 21 जुलाई को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, उनका जो भविष्य है वो तकरीबन अनिश्चित हो गया। ये माना जाने लगा कि वो अब इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन हाँ, अगस्त में उनका इस्तीफा तकरीबन तय माना जा रहा है। उनका जो गठबंधन है, जापानी संसद के ऊपरी सदन की सीटों के लिए वहां जो चुनाव हुए थे उसमें उन्हें करारा झटका लगा। गठबंधन ने ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो दिया। ऊपरी सदन में जापान की जो दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट पार्टी है उसको मजबूत बढ़त वहां पर मिल गई है। जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि जापान की जो जिस पार्टी से प्रधानमंत्री आते हैं इशिबा, उनकी जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, 1955 से लगातार वही सत्ता में बनी हुई है। बिल्कुल। एलडीपी और उसकी जो साथी है केमिटो पार्टी, उनका जो गठबंधन है ये इसको 50 सीटें जीतनी थी, लेकिन 47 सीटें ही ये लोग जीत पाए, 3 सीटें कम रह गईं। अब माना यह जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री इशिबा हैं वो अपनी गद्दी पर नहीं रह पाएंगे, अपनी सीट पर नहीं रह पाएंगे, उनका इस्तीफा तकरीबन तय है।
अब इसके पीछे जो वजह जो है वो बहुत चौंकाने वाली है। वजह ये कि जापान की जो पब्लिक है वो महंगाई से बहुत ज्यादा नाराज है, और महंगाई में भी चावल की महंगाई से। वोटर्स जो हैं उन्होंने बिल्कुल अब ये फैसला किया कि हम 1955 से जिस पार्टी को वोट देते थे अब की बार नहीं देंगे। और जो नतीजे रहे, 248 सीटें इस उच्च सदन में थी, 125 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया और 125 में से 50 पर जीत हासिल करने की जरूरत थी, लेकिन 47 ये लोग जीत पाए। एलडीपी 39, केमिटो 8 सीटों पर जीती, और जो बहुमत का आंकड़ा था उससे ये लोग 3 पीछे रह गए। जी, सरकार तकरीबन जाना तय है, लेकिन इशिबा ने कहा कि मैं पीएम का पद छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह यह है, उन्होंने कहा कि मैं इसको स्वीकार करता हूं, परिणामों को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस वक्त हमारा जो देश है वो एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है, जो टैरिफ वॉर है वो पूरी दुनिया में चल रही है। अमेरिका के साथ हमारी जो व्यापार वार्ता है वो तकरीबन अंतिम चरणों में है, और इस वजह से मैं ये जो पद है फिलहाल मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूं। अब माना यह जा रहा है कि वहां पर कई तरीके के परिवर्तन होंगे, जापान में कई तरीके के परिवर्तन होंगे। इशिबा की जगह कोई और व्यक्ति आएगा ये तय है, प्रधानमंत्री कोई और व्यक्ति बनेगा ये तय है। लेकिन अब इस वाले मुद्दे पर आते हैं कि चावल ने सरकार गिराई कैसे। बिल्कुल, उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं पाकिस्तान की तस्वीर। पाकिस्तान में आटे के लिए मारामारी हुई, बच्चे महिलाएं आटे को लूटते, ब्रेड के पैकेट छीनते झपटते दिखाई दिए, और हमने ये देखा पाकिस्तान में अस्थिरता राजनीतिक बढ़ गई, इस वजह से वहां महंगाई बढ़ गई। जब ये वाइस वर्सा है, जब महंगाई का आलम बहुत ज्यादा हो तब राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, और जब राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा हो तब हम देखते हैं महंगाई बहुत बढ़ती है, पब्लिक परेशान होती है। आप आ जाइए अब श्रीलंका पे। श्रीलंका में हमने देखा कि जब जो राजनीतिक अस्थिरता थी वहां चरम पर थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे वो राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए। हमने देखी वो तस्वीरें जब वहां पेट्रोल के लिए लोग परेशान हो गए, हमने देखी वो तस्वीरें जब वहां के जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने बच्चों को दूध बांटा, ब्रेड बांटी, वहां लोग परेशान थे, भूखे लोग थे, जो बेसिक नीड्स की जो चीजें हैं उसके लिए तरस रहे थे। अब आप आ जाइए नेपाल पर। नेपाल में क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी, महंगाई धीरे धीरे बढ़ी, हालांकि अभी स्थिति काबू में है। आप बांग्लादेश पर आ जाइए। बांग्लादेश में आपने क्या देखा, बांग्लादेश में भी यही हुआ, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी, वहां पर सरकार बदल गई, और इसका पूरा का पूरा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर हुआ। आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में जब तालिबान के हाथ सत्ता आई तब वहां अर्थव्यवस्था की स्थिति किस तरीके से बदली। तो अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो राजनीति के साथ साथ बदलती रहती हैं। बिल्कुल, जब हम बात चावल की कर रहे हैं, जब हम बात जापान की कर रहे हैं, तब हम ये देखते हैं कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें अमेरिका का नंबर 1 है। इसके बाद अमेरिका के बाद जब हम बात करते हैं तो फोर्ब्स की लिस्ट हमें बताती है चाइना नंबर 2 पर है, जर्मनी नंबर 3 पर है, भारत नंबर 4 पर है, और जापान नंबर 5 पर है। जापान की जो अर्थव्यवस्था है 4.19 ट्रिलियन डॉलर की है, और आप देखें तो जापान कोई उस तरीके का देश नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा इन परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दे। लेकिन अब जो वर्तमान हालात हैं वो ये बताते हैं कि 2022 में जो रशिया और यूक्रेन का जो जंग शुरू हुई उसके बाद से जो हालात हैं वो तकरीबन खराब होते चले गए। चावल की कीमत जापान में 2 गुना हो गई। अब आप देखते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं, जो भी आपके खाने की थाली है, अगर वो मान लीजिए 100 रुपए की है, अगर वो 200 रुपए की हो जाए तो 200 रुपए सुबह, 200 रुपए शाम आपको देने, 400 रुपए आपको देने हैं। बिल्कुल, और अभी तक आपका 200 रुपए में काम चल रहा था, आपको अचानक वो रुपए हो गए 400, डबल हो गए। आपको आप कुछ भी करें, आपके यदि घर के राशन का बजट एक बार बिगड़ जाता है तो वो पटरी पे आने में उसे बड़ा वक्त लगता है। अब रिपोर्ट्स यहां पर ये बताती हैं कि जो फंडिंग का एक घोटाला है इसके भी आरोप इशिबा की पार्टी पर लगे। इसके बाद अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता हो रहा है उसको लेकर भी जो लोग हैं जापान के वो नाराज हैं। लेकिन जो इसके अलावा जो रिपोर्ट हैं वो हमें ये बताती हैं चावल की जो महंगाई है वो इस पूरे मामले में सबसे अहम
उसने मुद्दा वो बनी। खाद्य सुरक्षा ही नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजमर्रा की जिंदगी को गंभीर रूप से इस बात ने प्रभावित किया। सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया। रिपोर्ट यह बताती है कि जनता का भरोसा सरकार ने खो दिया, राजनीतिक प्राथमिकताओं की दिशा बदल गई और चुनाव परिणाम को सीधे तौर पर इस बात ने प्रभावित किया। देखिए, जो हैशटैग हैं, हैशटैग चले राइस इन्फ्लेशन, प्राइस कंट्रोल फेलियर, गवर्नमेंट रिलीफ इफेक्टिव, ये तमाम चीजें हैं जो जापान के लोगों ने रेडिट पर या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां पर इन हैशटैग के साथ, इन कीवर्ड्स के साथ अपनी बात को रखा। जापान के युवाओं की ये बात एक से दूसरे युवा तक पहुंची और सोशल मीडिया में ये जो चावल की कमी का मुद्दा है ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। लोगों ने सुपरमार्केट पर जो लाइनें लगी हुई थी उसको यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाला। सरकार की घोषणाएं, किसानों की शिकायतें, ये तमाम चीज़ें थी, इस पर वीडियो बने और ये वीडियो लाखों की संख्या में जापान के लोगों ने देखे और इनका जो माइंड सेट था इशिबा को लेकर वो लगातार बदलता चला गया। आपको मैं कुछ और यहाँ पर बातें बताता हूँ। 2024 में गर्मी काफ़ी पड़ी जापान में और आप ये देखें कि 2024 में हालांकि उनके पास चावल की वास्तविकता में कमी नहीं थी, वहां पर 2023 से ज्यादा चावल 2024 में मौजूद था। 1,80,000 टन ज्यादा चावल 2024 में जापान के पास मौजूद था, लेकिन मांग बढ़ गई। मांग क्यों बढ़ी वो भी हम आपको बताएंगे। अफवाहें वो बढ़ गई और अफवाहें तो हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ती हैं, केवल भारत में ही नहीं, अब हमने देखा जापान में भी बहुत तेजी से बढ़ती हैं। लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई ऋतिक कि चावल खत्म हो रहा है, अभी स्टॉक कर लो, तो लोग चावल को स्टॉक करने लगे। एक दशक में यानी 10 सालों में चावल अपनी सबसे महंगी जो स्थिति है वहां पर पहुंच गया। 98% तक की वहां वृद्धि हो गई। एक बैग के लिए 4,000 से ज्यादा जापानी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही थी लोगों को। सरकार ने 2,10,000 टन चावल मई के महीने में अभी 2025 में स्टॉक से जारी किया। जुलाई तक 3 लाख टन से ज्यादा जारी करने की योजना बनाई। यह सुनिश्चित किया गया है कि जो चावल की कीमतें हैं वो 3,000 से 3,500 रुपए प्रति 5 किलो जापानी मुद्रा यही रहे चावल की कीमतें, इससे ज्यादा चावल की कीमतें ना बढ़ें। लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ क्योंकि जो वितरण था उसमें देरी हो गई। नए कृषि मंत्री थे एक वहां पर, उन्होंने मैं आपको, हाँ, ये कृषि मंत्री का ऋतिक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जो कृषि मंत्री थे ताकू ईटो, उन्होंने चावल की कीमतों पर एक मजाकिया बयान भी दे दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं तो चावल कभी खरीदता ही नहीं, मुझे तो मुफ्त में मिलता है चावल, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, वो मुझे चावल दे जाते हैं। अब ये बात है, इससे उनका जो पब्लिक है, पब्लिक का गुस्सा बढ़ गया। हालात ऐसे बने कि ताकू ईटो को इस्तीफा देना पड़ गया और इस इस्तीफे के बाद शिगेरू इशिबा पर फिर इस्तीफा उनको भी देने की नौबत उनके सामने आ गई। यानी पहले कृषि मंत्री को ऐसा करना पड़ा, उसके बाद प्रधानमंत्री के पास ये नौबत आ गई। जब हम आपको ये बता रहे हैं कि जापान के अंदर चावलों की क्या स्थिति है, तब हम आपको आयात और उनके जो बाकी नीतियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जापान में तकरीबन 7,70,000 टन टैरिफ फ्री चावल का जापान आयात करता है, जिसमें से तकरीबन 1 लाख टन स्टेपल राइस होता है। 2025 में जो कोटा है वो पूरा भर गया। यूएस से तकरीबन 45% ये चावल पहुंचा और आयात पर जो शुल्क लगता है उससे घरेलू महंगाई का दबाव भी कम हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने चावल आयात को एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया और एलडीपी इसे किसान मतदाताओं के जो उनके वोटर थे उसके साथ इस बात को शेयर नहीं करना चाहती थी। और ये बात चूंकि जब पब्लिक में आ गई तो फिर पब्लिक का जो भरोसा है वो इशिबा पर कम होता चला गया। इशिबा सरकार की स्थिति की हमने आपको पूरी बात बताई, किस तरह उनको बहुमत नहीं मिल सका, महंगाई का चुनावी असर हमने आपको बताया। इसमें आप ये भी देखें कि एक स्थिति ये भी बनी कि जापान की जो नई पार्टी है, जो जापानीज फर्स्ट जिसने नारा दिया, उसने 14 सीटें हासिल की पहले, जबकि वो 1 सीट पर थी। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ी प्रमुख बात बताता हूँ। जब हम तुलना करते हैं
कि वहाँ चावल की स्थिति ये है, तो हम बात भारत की भी करते हैं। यहाँ भारत का मैं थोड़ा डेटा आपको बताता हूँ, उसके बाद एक बार फिर हम जापान का रुख करेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। कभी कभी चीन से पीछे रहता है, लेकिन निर्यात में आगे है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल चावल उत्पादन तकरीबन 135 से 137 मिलियन टन यानी कि करीब 13.5 करोड़ टन था। पश्चिम बंगाल हमारे यहाँ सबसे बड़ा हमारा चावल उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, यहाँ चावल बड़े पैमाने पर पैदा होता है। 2022-23 में भारत ने 22 मिलियन टन चावल का निर्यात किया और प्रमुख खरीदार जो भारत के हैं उसमें बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, सऊदी अरब, चीन और अफ्रीका के जो बचे हुए देश हैं वो चावल के हैं। जापान चावल का आयात करता है और WTO के मिनिमम एक्सेस कोटा के तहत मजबूरी में चावल का आयात करता है। जापान के पास खुद का जो उत्पादन है तकरीबन 7 से 8 मिलियन टन साल में है और अपनी कृषि नीति में वो आत्मनिर्भरता को प्रमुखता देता है, किसानों की रक्षा को प्रमुखता देता है। 7,70,000 टन चावल जापान आयात करता है और इसमें से 1 लाख जो टन चावल है ये खाने के योग्य नहीं होता। इसी को स्टेपल राइस कहा जाता है। ये पशु आहार में इसका इस्तेमाल होता है। जब हम बात करते हैं भारत और जापान के बीच चावल संबंधों की, तो भारत और जापान के बीच कोई खास चावल संबंध नहीं है, क्योंकि भारत से बासमती का निर्यात ज्यादा होता है और जापान जो है वो बासमती नहीं खाता है जी। जापान छोटे दाने वाला राइस पसंद करते हैं, जिसको जापानी का राइस कहा जाता है। थोड़ा वो चिपचिपा होता है, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। और जापान के बीच जापान जो मंगाता है चावल को वो US से मंगाता है, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और वियतनाम से ही आयात करता है, क्योंकि जो जापान जिस टेस्ट का चावल खाते हैं वो चावल उन्हें इन्हीं देशों में मिल पाता है। जब हम बात करते हैं कि जापान में चावल की खपत कितनी है, तो जापान में तकरीबन 7 से 9 मिलियन मीट्रिक टन यानी 700 से 900 लाख टन चावल की खपत होती है। और ये डेटा हमें बताता है कि 2021 में चावल की खपत 9.26 मिलियन टन रही। तकरीबन 54 किलो जो चावल है एक साल में एक शख्स खा जाता है, क्योंकि जापान में चावल एक प्रमुख भोजन वहां का है। जैसे हम लोग गेहूं हमारा प्रमुख भोजन है उत्तर भारतीयों का, उसी तरीके से जो जापान है वहां पर चावल ज्यादा खाया जाता है। बिल्कुल। तकरीबन जो चावल आयात होता है उसमें 45 से 47% हिस्सा अमेरिका का होता है, थाईलैंड से तकरीबन 42% हिस्सा होता है, बाकी वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा हिस्सा जापान मंगाता है। देखिए 2023 में 2024 में काफ़ी गर्मी हुई, चक्रवात हुआ, भूकंप की स्थितियां बनी, जिसकी वजह से फसल खराब हो गई। अफवाहें बहुत ज़्यादा वहाँ फैल गई, अफवाहों ने मांग को बढ़ा दिया। लोगों ने अपने यहाँ चावल का भारी भरकम स्टॉक जमा कर लिया, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल आ गया। सरकार की जो नीति थी डायरेक्ट पेमेंट फॉर राइस पैडी यूटिलाइजेशन, इस नीति के तहत किसानों को चावल उगाने से सरकार ने थोड़ा रोकना चाहा ताकि अन्य फसलों को हम उगा सकें, और इससे चावल का उत्पादन घटा और मांग बढ़ गई। एक बात यह कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी चावल रुका पड़ा रहा। यह अनुमान लगाया गया कि 2024 में किसानों से जो चावल आया वो कम आया, जिसकी वजह से जो सरकार को अपने पास रखा हुआ चावल था वो वहां पर जारी करना पड़ा। एक बात यह भी पता चलती है 2024 में जापान में तकरीबन 37 मिलियन विदेशी पर्यटक आए। अब जब वो जापान पहुंचे तो यकीनन उन लोगों ने भी चावल ही खाया और 1 लाख टन मांग जो है इस वजह से चावल की वहां अतिरिक्त बढ़ गई। जलवायु परिवर्तन, जैसा हमने बताया कि बढ़ती गर्मी, असामान्य मौसम, ये उपज पर इसका असर पड़ा और इससे जो चावल है उसकी जो आपूर्ति है वो कम हुई। तो कुल मिलाकर आप इस चीज को देखिए कि ये जब पूरी स्थिति जापान में बन रही थी तो जापान का शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। महंगाई की मार वहां पर जो थी वो देखने को मिली। इन्फ्लेशन जो है 6 से 7% रही। कोर CPI वो भी 3.3 से 3.7 पर रही। और
आप देखें जो रिपोर्ट हमें बताती हैं वो ये बताती हैं कि महंगाई की वजह से आर्थिक विकास की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई जापान की। बैंक ऑफ जापान ने कुछ फैसले किए, जैसे एक फैसला ये किया कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नीति समाप्त कर दी, दरों को 0.5% बढ़ा दिया। इस कदम ने बाजार में अस्थिरता को थोड़ा बढ़ावा दिया, लेकिन निवेश के लिए ये एक सकारात्मक संदेश भी था। रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि जापान के इस चावल संकट से, महंगाई की वजह से, जापान के मौसम की वजह से ऐसी कई चीजें हुई जिसकी वजह से वहां की जो सरकार है वो संकट में आ गई। प्रधानमंत्री कुछ दिन में संभवतः अपना इस्तीफा दे देंगे। वहां जो पार्टी 1955 से लगातार सत्ता में थी, अब वो सत्ता से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये वजह इसके पीछे जो बना वो बना चावल। तो देखिए, जो खाने पीने की चीजें होती हैं, जब उनके दाम बढ़ते हैं, उनकी मांग बढ़ती है, तो किस तरीके से वो एक जमी जमाई पार्टी को, एक लोकप्रिय नेता को सत्ता से बाहर धकेल देती है। तो ऋतिक, मैं चाहूंगा कि दर्शक अब इस पर कमेंट करें, बताएं कि उनको ये जानकारी कैसी लगी, और आपको क्या लगता है कि जो महंगाई है वो आपके इलाके में कैसी है, क्या महंगाई काबू में है, आपको क्या लगता है वो भी बताएं। और जापान की ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई, इस पर जरूर कमेंट करें और बताएं कि जापान के लोगों ने जो ये कदम उठाया महंगाई से प्रभावित होकर, इस पर आपका क्या कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, जिस तरीके से आपने जापान से इतनी बड़ी खबर जो जापान से जुड़ी है वो उन्होंने शेयर की आप तक दर्शकों। और देखिए, ये सोचने वाली बात, एक बहुत बड़ा सवाल है कि 1955 से लगातार सत्ता में, शासन में बरकरार रहने वाली एक पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, एक चावल की वजह से सत्ता से बेदखल होने के रास्ते पर आ गई। एक प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ता पूरा बन रहा है उसी चावल की वजह से। उस चावल ने एक संकट पैदा कर दिया वहां की सरकार के लिए, वहां के जितने भी लोग हैं, अब वो अपने ही सत्ता के नेता से खफा हो गए और वजह बन गया तो चावल। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।